1918 का स्पेनिश फ्लू हिस्ट्री की सबसे खतरनाक महामारी रही है। इस बुक में आप ये जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे फैला और कैसे इसका अंत हुआ। इसमें आप एक वायरस के नेचर के बारे में भी जानेंगे। वायरस कहां से आता है और इंसान और जानवर कैसे इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये बुक उन सभी सवालों का जवाब देगी। ये बुक हमें कुछ अहम बातें सिखाएगी कि कैसे इंसान एक जानलेवा महामारी के खिलाफ लड़कर खुद को बचा सकता है। इससे पहले हम बुक सुने, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी समरी आपके लिए लाने का। हस्केल काउंटी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1918 स्पेनिश फ्लू की शुरुआत हस्केल, कैंसस, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, से हुई थी। हस्केल में रहने वालों के कमाई का साधन खेती था। वहां के लोगों के लिए उनके खेत, पालतू जानवर और फसल ही उनका खजाना हुआ करते थे। लगभग परिवार बड़े प्यार से अपनी मुर्गियों और दूसरे पालतू जानवरों की देखभाल करता था। हस्केल काउंटी में एक डॉक्टर भी रहा करते थे। उनका नाम था डॉक्टर लोरिंग माइनर। जनवरी से फरवरी 1918 तक डॉक्टर लोरिंग को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हुआ। उनके पास एक पेशेंट आया जिसके सिम्टम्स से लग रहा था जैसे उसे कॉमन फ्लू है। उसे तेज बुखार था, वो लगातार खांस रहा था और उसके सिर और बॉडी में बहुत दर्द था। लेकिन फिर कोपलैंड, सेंटा फे के खेतों से अजीब मामले सामने आने लगे। डॉक्टर लोरिंग को यकीन था कि यह बीमारी इन्फ्लुएंजा है, लेकिन उन्होंने इससे पहले इस तरह के गंभीर मामले नहीं देखे थे। इन्फ्लुएंजा शरीर में तेजी से हमला करते हुए बढ़ता है। डॉक्टर लोरिंग के 12 पेशेंट्स ने इसके कारण दम तोड़ दिया था। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो सारे पेशेंट्स काफी स्ट्रोंग और हेल्दी थे, मगर फिर भी वो इस बीमारी से लड़ नहीं पाए। डॉक्टर लोरिंग ने इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानने के लिए जी जान लगा दिया। उन्होंने पेशेंट्स के यूरिन, ब्लड और कफ के सैंपल कलेक्ट किए, अपनी मेडिकल की सारी किताबों और जर्नल को पढ़ा। यहाँ तक कि उन्होंने मदद के लिए अपने कुछ साथियों को भी बुलाया। उन्होंने अस पब्लिक हेल्थ सर्विस को भी खबर की, लेकिन सब ने डॉक्टर लोरिंग की बातों को अनदेखा कर दिया। डॉक्टर लोरिंग पेशेंट्स की लगातार बती हुई लाइन देखकर घबरा गए थे। हर रोज वो बस उनकी देखभाल में ही लगे रहते। ना जाने कितनी रातें डॉक्टर लोरिंग ने जाग कर बिताई। 2 महीने इस बीमारी से जूझने के बाद जब मार्च का महीना शुरू हुआ तो ये बीमारी अचानक गायब हो गई। बच्चे वापस स्कूल जाने लगे और लोग अपने अपने काम पर लग गए। जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई थी, मगर डॉक्टर लोरिंग गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उनकी चिंता जायज थी। इन्फ्लुएंजा ने कभी इतना गंभीर रूप नहीं लिया था। इतने कम समय में इतने सारे लोग एक साथ कभी इन्फेक्ट नहीं हुए थे। डॉक्टर लोरिंग ने पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स को सावधान करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच ये वायरस धीरे धीरे और स्ट्रोंग हो रहा था। ये हस्केल काउंटी में ही खत्म हो सकता था, क्योंकि ये जगह थोड़ी अलग थलग थी और वहां की पॉपुलेशन भी कम थी। इन्फ्लुएंजा का वायरस वहां हर एक को इन्फेक्ट करके वहीं खत्म हो सकता था, क्योंकि अगर सब इसकी चपेट में आ जाते तो वहां एक भी हेल्दी इंसान नहीं बचता। लेकिन उस वक्त वर्ल्ड वॉर ने दुनिया में आतंक मचा रखा था। डीन नील्सन जीन हस्केल काउंटी का एक नौजवान सोल्जर था। वो भी इस बीमारी का शिकार हो गया था। एक पेशेंट इन्फेक्ट होने के 1 हफ्ते के अंदर ही इस वायरस को बाहर फैला सकता है। डीन को जब फ्लू हुआ तब वो छुट्टी पर था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही वो ड्यूटी पर कैंप फिंस्टन लौट गया। जॉन बॉटम भी कोपलैंड, हस्केल काउंटी का एक सोल्जर था। वो भी निमोनिया की चपेट में आ गया था। फरवरी में डीन ने भी ड्यूटी के लिए कैंप फर्स्टन में रिपोर्ट किया। कैंप फर्स्टन कैंसस नदी के किनारे था, जहां 56,000 सोल्जर ट्रेनिंग ले रहे थे। 4 मार्च को कैंप फर्स्टन में कुक के रूप में काम करने वाला एक जवान इन्फ्लुएंजा की वजह से बीमार हो गया। सिर्फ 3 हफ्तों में ही ये नंबर बढ़कर 1100 तक पहुंच गया था। सभी जवानों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उनमें से 237 को निमोनिया था और 38 जवानों की मौत हो गई थी। आगे क्या हुआ यह जानेंगे अगले चैप्टर में। द स्वॉर्म। सबूतों से जाहिर था कि फर्स्टन में जो बीमारी फैल रही थी वो हस्केल से आई थी। हस्केल से आने के बाद अब इस वायरस में किसी तरह का बदलाव हो रहा था, जिस वजह से फर्स्टन में स्थिति इतनी खराब हो गई थी। जब वायरस के अपने जीन्स में बदलाव या शिफ्ट होता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। बहरहाल फर्स्टन से जवानों को अमेरिका और यूरोप के दूसरे कैंप में भेजा जाने लगा। वायरस का बस एक ही मकसद होता है, जो है नंबर में बढ़ते जाना और फैलना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वायरस एक सिंपल और बहुत पुराना जीव है। इंसानों और जानवरों की तरह इनमें भी समय के साथ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होता है। वायरस काफी डेवलप्ड जीव होते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा के वायरस की। इन्फ्लुएंजा का वायरस इंसानों से नहीं आया था, वो ओरिजिनली बर्ड से आया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कई स्ट्रेन बर्ड्स में मौजूद है।
इन्फ्लुएंजा इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, लेकिन बर्ड्स में वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर हमला करता है। इसलिए बर्ड्स के मल में बहुत बड़ी मात्रा में वायरस होता है। वो जब उड़ते हैं तो उनके मल झील, नदी और हर तरह के पानी के सोर्स में गिर जाते हैं। एवियन वायरस अपने आप एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ये पहले बदलता या चेंज होता है, यानी म्यूटेट करता है। कभी कभी ये पिग्स को इन्फेक्ट करता है और फिर पिग्स से इंसानों में ट्रांसफर हो जाता है। जब भी इन्फ्लुएंजा के किसी नए स्ट्रेन में कोई बदलाव होता है और वो इंसानों को इन्फेक्ट करना शुरू करता है तो ये महामारी को जन्म देता है। इस महामारी की शुरुआत को टाला नहीं जा सकता, ये नेचर का ही एक हिस्सा है। आइए अब एक वायरस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। वायरस एक बॉल की तरह होता है जिसके चारों ओर स्पाइक्स होते हैं। वायरस काफी हद तक मेम्ब्रेन से बना होता है। इसके अंदर आरएनए होता है जिसमें 8 जीन होते हैं जो बताता है कि आखिर वायरस है क्या। एक वायरस का साइज 1 मिलीमीटर का 1/10,000 हिस्सा होता है। वायरस के आसपास जो स्पाइक्स होते हैं वो असल में प्रोटीन होते हैं। उन्हें हीमोग्लूटिनिन कहा जाता है। उनका बस एक ही काम होता है और वो है अटैक करना। अब मान लेते हैं कि वायरस एक इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चला जाता है। वो बॉडी के सेल्स को अटैक करता है। सेल्स के चारों ओर सियालिक एसिड रिसेप्टर होते हैं जिसे हीमोग्लूटिनिन टच करने लगता है। हीमोग्लूटिनिन और सियालिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एक पजल के टुकड़ों की तरह आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे वायरस सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता जाता है वैसे वैसे हीमोग्लूटिनिन सियालिक एसिड के साथ जुड़ते जाते हैं। इसके बाद सेल के मेम्ब्रेन में एक गड्ढा जैसा बन जाता है जिसके द्वारा वायरस सेल के अंदर घुसने लगता है। अब वायरस खुद को एक बबल से कवर कर लेता है। ऐसा करने से वायरस का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बबल के अंदर वायरस खुद को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे पैरों से मोजे उतारते समय वो इकट्ठा हो जाते हैं, उसी तरह वायरस भी फोल्ड होने लगता है। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को अनकोटिंग कहते हैं। अब वायरस सेल के अंदर खुद को खुला छोड़ देता है। उसका बबल और मेम्ब्रेन टूटकर गलने लगते हैं। इस वजह से वायरस का जीन सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। ये जीन सेल्स के जीन्स को हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दूसरा आपसे जबरदस्ती आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील छीन लेता है। अब न्यूक्लियस के अंदर वायरस का पूरा कंट्रोल है और वो सेल को हजारों वायरस के प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देता है। ये प्रोटीन और वायरस बनाने के लिए जुड़ने लगते हैं। इस प्रोसेस में आमतौर पर 10 घंटे लगते हैं। ये वो टाइम फ्रेम है जब वायरस सेल से जुड़कर नए वायरस पैदा करने लगता है। अब जिस सेल में इसकी शुरुआत हुई थी उसे होस्ट सेल कहते हैं और वो फूट जाता है। 1 मिलियन वायरस वहां से निकलकर नए सेल्स को अटैक करने लगते हैं। तो इन्फ्लुएंजा को समझने के बाद इट बिगिंस। 4 मार्च को कैंप फस्टन में इन्फ्लुएंजा का पहला केस सामने आया। 18 मार्च को जॉर्जिया में कैंप ग्रीनलीफ और कैंप फॉरेस्ट से भी नए मामलों के बारे में पता चला। कुल मिलाकर अमेरिका में 24 बड़े आर्मी कैंपस में इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई थी। सारे जवान इतने बीमार और कमजोर हो गए थे कि ना वो ट्रेनिंग ले सकते थे और ना उनमें लड़ने की ताकत थी। यूरोप में इसकी शुरुआत ब्रेस्ट, फ्रांस में हुई। ये 10 अप्रैल के आसपास की बात थी जब अमेरिका के जवान वहां पहुंच चुके थे। इस कैंप के बाद ये बीमारी कई दूसरे कैंपस में फैलती चली गई। इसकी वजह से कई लोग बीमार हुए, लेकिन अब तक इसने गंभीर रूप नहीं लिया था। लोग धीरे धीरे रिकवर होने लगे थे। अप्रैल के खत्म होते होते इन्फ्लुएंजा ने ब्रिटिश आर्मी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कुछ समय बाद ये पेरिस और इटली तक पहुंच गई। इतना फैल जाने के बाद इस महामारी को स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में गवर्नमेंट ने असली रिपोर्ट को बाहर जाने से रोक दिया। सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट ही पब्लिक को दिखाया जा रहा था ताकि जवानों का मनोबल ना टूटे। हालांकि स्पेन में सटीक और सही खबरें दिखाई जा रही थी। सिर्फ स्पेनिश अखबारों ने इन्फ्लुएंजा के बढ़ते प्रकोप बारे बताया। ये खासकर तब हुआ जब किंग अल्फोंस 13 खुद इन्फेक्ट हो गए थे। ये फ्लू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और फैलते फैलते पोर्तुगल और ग्रीस तक पहुंच गया। जून में पूरा जर्मनी इसकी चपेट में था। जुलाई में नॉर्वे और डेनमार्क के लोग बीमार पड़ने लगे। अगस्त तक स्वीडन और हॉलैंडर भी इससे अछूता नहीं रह पाया। 29 मई बॉम्बे में इसका पहला केस सामने आया। वो 7 सैनिक थे जो शिप और डॉक्स में काम करते थे। दूसरे गवर्नमेंट वर्कर्स भी बीमार होने लगे। ये बीमारी रेलवे के रास्ते से फैलना शुरू हुई और बॉम्बे से कलकत्ता, मद्रास, रंगून और कराची तक पहुंच गई। उस समय तक ये वायरस शंघाई में भी फैलने लगा था। एक राइटर का कहना है कि चाइना में तो इस वायरस की जैसे एक लहर उठ रही थी। सितंबर तक वायरस ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक अपना रास्ता बना लिया था। सिडनी की 30% पॉपुलेशन बीमार हो गई थी।
पैसेज 1918 में स्पेनिश फ्लू एक वेव लहर की तरह आया था जो एक महामारी के लिए नॉर्मल बात है। इसकी फर्स्ट वेव स्प्रिंग के मौसम उठी थी। उस वक्त ज्यादातर केस हल्के फुल्के थे और पेशेंट्स ठीक भी हो रहे थे। बहुत कम लोगों की जान गई थी। कुछ हेल्थ ऑफिसर्स का कहना था कि वायरस खत्म हो गया था, लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वायरस कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन असल में उसमें म्यूटेशन हो रहा था और वो बड़े रूप में अटैक करने की तैयारी कर रहा था। इसके सेकंड वेव की शुरुआत ऑटम के मौसम में हुई। उस समय तक वायरस बहुत खतरनाक हो गया था और 1918 तक इसने जानलेवा बीमारी का रूप ले लिया था। अब सवाल आता है कि इस ट्रेंड का क्या कारण है। ये तो आम बात है कि एक महामारी हल्के फुल्के रूप से शुरू होती है और दूसरे वेव में उत्पात मचाना शुरू कर देती है। आखिर ये कैसे होता है? हर बार जब वायरस एक होस्ट से दूसरे होस्ट की बॉडी में जाता है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वायरस नए वायरस बनाने में, बढ़ने में, फैलने में और बेहतर तरीके से काम करने लगता है। वो अटैक करने में और माहिर हो जाता है। इस घटना को पैसेज कहते हैं। लेकिन वायरस के भी अटैक करने की एक लिमिट होती है। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जब वायरस बहुत एफिशिएंट तरीके से इन्फेक्ट करने लगता है तब एक ऐसा वक्त आता है जब उसे अटैक करने के लिए कोई नया होस्ट नहीं मिलता। उस पॉइंट पर वायरस खुद को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ऐसा होने के बाद वायरस का फैलना कम हो जाता है और फिर ये अपने आप खत्म होने लगता है। द पेस्टिलेंस स्पेनिश फ्लू का सेकंड वेव 1918 के ऑटम के मौसम में आया। एक्सपर्ट्स को विश्वास था कि पूरी दुनिया में जो बीमारी फैल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंजा ही थी। लेकिन ये वायरस इतना पावरफुल हो गया था और ऐसे सिम्टम्स सामने आ रहे थे जो फ्लू से काफी अलग थे। ये बात ज्यादा गंभीर केसेस में सच साबित हो रही थी। कई पेशेंट्स को पूरी बॉडी में बहुत दर्द था। फिलाडेल्फिया के क्लिफोर्ड एडम्स ने अपनी तकलीफ बताते हुए कहा कि मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाता था। मुझे परवाह नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। अभी मेरी जो हालत है, मुझे तो लगता है कि मैं मर चुका हूँ। मुझे जिंदा होने का एहसास इस बात से होता है कि बस मेरी सांसें चल रही हैं। वाशिंगटन के बिल साडो का कहना था, मुझे समय का पता ही नहीं चलता। ना मैं नॉर्मल तरीके से सोच पाता हूँ, ना नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर पाता हूँ। हर रोज मुझे कुछ ना कुछ भ्रम हो जाता है। इलिनॉइस के जोस ब्राउन ने कहा, मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मुझे लगा कहीं वो मेरी बॉडी से बाहर ना आ जाए। मुझे बहुत तेज बुखार था और बहुत ठंड लगती थी। मेरी बॉडी में बहुत कंपन होता था। ये इन्फ्लुएंजा ही था, लेकिन कई डॉक्टर्स इन सिम्टम्स के कारण हैरान थे। उनमें से एक सिम्टम था साइनोसिस। इस कंडीशन में शरीर के कुछ हिस्से नीले पड़ जाते हैं। एक डॉक्टर ने बताया कि साइनोसिस बहुत हैरान करने वाला कंडीशन था जिसमें उंगलियां, कान, नाक, जीभ सब गहरे नीले हो जाते थे। दूसरा शॉकिंग सिम्टम था एपिस्टैक्सिस या नाक से खून बहना। अमेरिका के आर्मी कैंपस के 15% पेशेंट्स में ये सिम्टम नजर आए थे। रिपोर्ट में लिखा गया था कि पेशेंट का सिर नीचे किए जाने पर नाक और मुंह से खून निकलने लगता था। 6 लोगों को खून की उल्टियां हो रही थी। इसकी वजह से खून की कमी के कारण एक पेशेंट की मौत हो गई। फ्लू सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि स्पेनिश के एक जैसे सिम्टम नहीं थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि जवान और हेल्दी लोग इसकी वजह से दम तोड़ रहे थे। नॉर्मल फ्लू और निमोनिया ज्यादातर बच्चों और बूढ़ों को अटैक करता है, लेकिन स्पेनिश फ्लू का सबसे खराब असर 21-30 साल के हेल्दी लोगों पर हो रहा था। सबसे ज्यादा उन लोगों की मौत हो रही थी जो कम उम्र के थे। उम्र की वजह उनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग थी, लेकिन वो फिर भी इस खतरनाक वायरस से नहीं लड़ पा रहे थे। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से भी कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था। ये इन्फ्लुएंजा ही था, लेकिन इसने पेशेंट्स के बॉडी के हर ऑर्गन को खराब कर दिया था। हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर सब किसी ना किसी तरह डैमेज हो गए थे। लेकिन सबसे बुरा हाल लंग्स का था। एक साइंटिस्ट का कहना था कि वायरल इन्फेक्शन में लंग्स पर इतना बुरा असर होना नॉर्मल बात नहीं थी। स्पेनिश फ्लू से इन्फेक्टेड लोगों के लंग्स में घाव थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने बहुत जहरीली गैस सूंघ ली हो। पोस्टमार्टम के समय जब लंग्स को बाहर निकाला जाता है तो एक बलून की तरह उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन उन पेशेंट्स के लंग्स को जब निकाला गया तो वो फूले हुए थे जैसे उनमें हवा भरी हुई हो। लेकिन टेस्ट करने पर जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। वो हवा से नहीं बल्कि बुरी तरह डैमेज हुए सेल्स के कचरे से भरे हुए थे। व्हाइट ब्लड सेल्स, एंजाइम्स सब इधर उधर बिखरे हुए थे। लंग्स में खून फैला हुआ था। इन्फ्लुएंजा वायरस और इम्यून सिस्टम के बीच ये जंग लंग्स में हुई थी। इसका मंजर किसी जंग के मैदान से कम नहीं था और उस तबाही में कुछ भी नहीं बचा था। टोलिंग ऑफ द बेल। ये महामारी इतनी तेजी से फैल रहा था कि सभी दुकानें, स्कूल और ऑफिस को बंद कर दिया गया। सड़कें एकदम सुनसान हो गई।
नेशनल और लोकल गवर्नमेंट ने इस बीमारी के बारे में पब्लिक को कोई जानकारी नहीं दी। न्यूज़पेपर में छपवाया गया कि घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट लोगों का मनोबल बचाए रखना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय लोगों के मन में डर बैठ गया। लोगों को किसी भी बात की पूरी जानकारी नहीं थी, जो उनके डर को और बढ़ा रहा था। न्यूज़पेपर बातों को तोड़ मरोड़ कर लिख रहे थे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी इन्फ्लुएंजा के गंभीर खतरे की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये वायरस एक शिकारी की तरह हो गया था, जो इंसानों को अपना शिकार बनाने के लिए तलाश रहा था। शहर हो या गांव या कोई छोटा कस्बा, हर जगह लोग मर रहे थे। दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जिसे इस वायरस ने बख्शा हो। सबसे ज्यादा मौतें इंडिया में हुई थी। स्प्रिंग के मौसम में इंडिया में वायरस का फर्स्ट वेव चल रहा था, लेकिन सितंबर 1918 में वायरस का कहर दोबारा बॉम्बे पर बरसा। उस समय बस लाशों की ढेर लग गई थी। जब भी कहीं से ट्रेन रवाना होती तो उसमें जीते जागते लोग होते थे, लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचती तो वो सिर्फ लाशों से भरी होती थी। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 13,190 पेशेंट्स को एडमिट किया गया। उनमें से 7,044 लोगों की जान जा चुकी थी। सबसे ज्यादा तबाही पंजाब में हुई थी। एक डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल इतने खचाखच भरे हुए थे कि डेड बॉडी हटाने तक की जगह नहीं थी। लोग सड़कों पर गिरकर दम तोड़ रहे थे। लाशें जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी। अब लाशों को नदी में डाला जाने लगा। इससे नदियां भी लाश से भरने लगी थी। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि करीब 20 मिलियन लोग अपनी जान गंवा चुके थे। एंड गेम। विक्टर वॉगन आर्मी में डिजीज डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने कहा कि अगर वायरस इसी स्पीड से फैलता रहा तो कुछ ही हफ्तों में इस दुनिया से इंसानों का नामोनिशान मिट जाएगा। ये वायरस अब इंसानों के जीवन लिए खतरा बन गया था। लेकिन सच तो ये है कि कुछ वायरस को जिंदा रहने के लिए इंसानों की जरूरत होती है। इसका एक एग्जाम्पल है मीजल्स। जब एक इंसान एक बार मीजल्स से इन्फेक्ट हो जाता है तो वो हमेशा के लिए उसके प्रति इम्यून हो जाता है, यानी उस वायरस का अब उस इंसान के शरीर पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए अगर मीजल्स के वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए कोई इंसान नहीं मिला तो वो अपने आप ही मर जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीजल्स को कम से कम आधे मिलियन पॉपुलेशन की जरूरत होती है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाया गया हो और जो वायरस के क्लोज कांटेक्ट में रहते हो ताकि वायरस जिंदा रह सके। मगर इन्फ्लुएंजा वायरस इससे बहुत अलग है। उनका घर बर्ड्स का शरीर होता है, इसलिए जिंदा रहने के लिए उन्हें इंसानों की जरूरत नहीं होती। अगर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा तब भी इन्फ्लुएंजा का वायरस जिंदा रहेगा। 19th सेंचुरी में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की, लेकिन इंसान इस जानलेवा बीमारी के सामने अब भी असहाय था। स्पेनिश फ्लू को किसी दवाई या वैक्सीन खत्म नहीं किया था, बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस के कारण अपने आप खत्म हुआ था। जो साइंस नहीं कर पाया उसे नेचर ने कर दिखाया। पिछले चैप्टर में हमने पैसेज की बात की थी और जाना था कि कैसे वायरस जब एक नए होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। महामारी की शुरुआत एक हल्की फुल्की बीमारी से शुरू होती है जिसे फर्स्ट वेव कहते हैं और बाद में ये भयानक रूप ले लेती है जिसे सेकंड वेव कहते हैं। जब ये महामारी अपने सबसे खतरनाक फेज में होती है तब दो नेचुरल प्रोसेस की शुरुआत होती है। पहला है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी। जब एक वायरस बड़ी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर देता है तो उस ग्रुप के लोगों में उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जो लोग इन्फेक्ट हो चुके उनके उसी वायरस से दोबारा इन्फेक्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। एक टाउन या शहर में पहले केस से आखिरी केस तक का टाइम फ्रेम 6-8 हफ्ते तक का होता है। क्योंकि आर्मी कैंपस में ज्यादा लोग थे, वहां बहुत भीड़ थी, तो वहां ये टाइम फ्रेम 3-4 हफ्ते का था। जब तक वायरस हर एक को इन्फेक्ट नहीं कर देता और ऐसा करने के बाद जब उसे कोई नया होस्ट नहीं मिलता तब जाकर वो मरता है। एग्जाम्पल के लिए फिलाडेल्फिया में वायरस ने अक्टूबर 9-16 के बीच 4,597 लोगों की जान ली, लेकिन उसके बाद बहुत कम लोग बीमार हुए और इसलिए अक्टूबर 26 को सभी पब्लिक जगहों को दोबारा खोल दिया गया। नवंबर 11 को जब जंग खत्म हुई तो ऐसा लगा जैसे वायरस पूरी तरह नष्ट हो गया था। एक भी नया केस नहीं आया था और फिर ये धीरे धीरे खत्म होने लगा। दूसरा नेचुरल प्रोसेस वो होता है जो वायरस के अंदर होता है। 1918 का ये वायरस बहुत खतरनाक और जानलेवा हो गया था। इसमें बड़ी तेजी से म्यूटेशन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई गंभीर घटना होती है तो उसके बाद होने वाली घटना इतनी गंभीर नहीं होती। तो 1918 ऑटम के मौसम में ये महामारी बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। तो अब यहाँ वायरस का म्यूटेशन कम होने लगा और धीरे धीरे खत्म होने लगा। एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लुएंजा के वायरस ने जिन 5 बड़े आर्मी कैंपस पर पहले अटैक किया था वहां 20% जवानों को निमोनिया हुआ था, जिनमें से 37% की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा मौत ओहायो के कैंप शर्मन में हुई थी, जहां 35% जवानों को निमोनिया हुआ था और उनमें से 61% ने दम तोड़ दिया था।
3 हफ्ते बाद आखिरी 5 कैंप पर वायरस ने हमला किया था, जिनमें सिर्फ 7.1% जवानों को निमोनिया हुआ था और उनमें से 17.8% की मौत हुई थी। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक कैंप के अंदर जिन जवानों को इन्फेक्शन पहले 10 दिन में हुआ था, उनमें से ज्यादातर लोगों की जान गई थी उन जवानों की तुलना में जिन्हें बाद में इन्फेक्शन हुआ था। शहरों में भी यही हाल था। फिलाडेल्फिया, बोस्टन, न्यूयॉर्क वो शहर थे जहां वायरस पहले फैला था। पहले 2 हफ्तों में इन सब जगहों में स्थिति बहुत खराब थी। हजारों लोगों की जान चली गई थी, लेकिन बाद में डेथ रेट कम होने लगी। ये जनरल रूल है कि महामारी जहां बाद में फैलती है वहां कम मौत होती है, क्योंकि वायरस अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसकी म्यूटेशन रेट कम हो जाती है। नवंबर 1918 के अंत तक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। उस समय दुनिया की पॉपुलेशन 1.8 बिलियन थी। कई स्टडी से पता चला है कि 1918 स्प्रिंग से 1919 गर्मियों के मौसम तक दुनिया की 5% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। कंक्लूजन: रॉकफेलर इंस्टीट्यूट, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और दुनिया के कई दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने स्पेनिश फ्लू का इलाज खोजने की कोशिश की, लेकिन वो सब फेल हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सबसे जरूरी बात समझने में भूल की थी, और वो थी उस जीव के बारे में जो इस बीमारी का कारण बना था। ज्यादातर डॉक्टर इस बात से सहमत थे कि स्पेनिश फ्लू भी इन्फ्लुएंजा या बेसिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, लेकिन वो सब गलत थे। तो हम इस महामारी से क्या सबक सीख सकते हैं? पहला, कि ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नेशनल और लोकल लीडर्स को लोगों को अवेयर करने के लिए और सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये किस वजह से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ रूल्स को लागू करना चाहिए जो वायरस को फैलने से रोक सके। 1918 में आर्मी कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया गया था। वहां बहुत भीड़ थी और साफ सफाई भी इतनी नहीं थी। जवानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था। इन सब की वजह से इन्फ्लुएंजा का वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था। दूसरा, इसमें लोगों की भी बहुत अहम भूमिका होती है। हमें हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ग्लव्स पहनना, बार बार हाथ धोना ही इस महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा बचाव है। अगर लोगों के बीच में कांटेक्ट को कंट्रोल किया जाता है और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है तो इस वायरस को कुछ हद तक हराया जा सकता है। जब वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए नया होस्ट नहीं मिलेगा तब वो अपने आप मरने लगेगा। हमें डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम साइंस और एजुकेशन की मदद से वायरस से लड़ सकते हैं। महामारी नेचर का वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। वो समय समय पर होते रहेंगे, लेकिन हमारे पास अपने देश और अपनों की रक्षा करने का पावर जरूर है। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।